नमस्कार बच्चों, कैसे हो? रक्षाबंधन की मिठाई खा के आए हो? देखिए, हमारा अध्याय चलेगा अब 3 और अध्याय 3 का नाम है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी वाला अध्याय चल रहा है, नया अध्याय चलेगा। देखिए, आनुवंशिकी क्या होती है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। इसमें कुछ इंग्लिश वर्ड भी आपको आने चाहिए, कुछ इंग्लिश वर्ड भी आपको याद करने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, उनको एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा हमारा काम। यदि हम कुछ अंग्रेजी के शब्दों को भी यहां ध्यान रखेंगे, साथ साथ में हिंदी का साथ रहेगा ही रहेगा, कुछ इंग्लिश शब्द भी उनके रहेंगे जो आप दोनों को याद कर लेंगे, जिससे आपको उसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आनुवंशिकी की परिभाषा क्या है। देखिए, आनुवंशिकी जो शब्द है, जेनेटिक्स शब्द, पहली लाइन में यहां लिखूंगा कि जेनेटिक्स, हिंदी में लिख देता हूं उस जेनेटिक्स को। जेनेटिक्स शब्द कहां से आया? कोई ग्रीक भाषा का शब्द था, जीन, उससे जेनेटिक्स से आया। और ये जो वैज्ञानिक थे, उस वैज्ञानिक का नाम है बैटसन। जेनेटिक्स शब्द बैटसन द्वारा दिया गया। तो ये शब्द किसने दिया? बैटसन ने। वैज्ञानिक थे एक, उन्होंने शब्द दिया बैटसन। ये तो आ गया जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति जीन शब्द से हुई है, GENE, जीन शब्द से हुई है, जो लैटिन भाषा का एक शब्द है, ग्रीक भाषा का, उससे हुई है। और जेनेटिक्स शब्द दिया गया वैज्ञानिक बैटसन के द्वारा। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। देखिए, परिभाषा क्या होगी जेनेटिक्स की? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें, देखिए, जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें जो लक्षण होते हैं, लक्षणों की आनुवंशिकता, जिसमें लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जो लक्षण होंगे किसी भी जीव के, जो जंतु होता है, उस जंतु के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। प्रत्येक जंतु के अलग अलग लक्षण होते हैं, हमें पता है ये सब अच्छी तरह से। मनुष्य के लक्षण अलग प्रकार के होते हैं, जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उन पशुओं के लक्षण चौपाए, उनके लक्षण अलग होते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके लक्षण अलग होते हैं। और पेड़ पौधे होते हैं, उनमें जो लक्षण होते हैं, उनके जो आनुवंशिक लक्षण, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले लक्षण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं सभी में। तो उन लक्षणों की आनुवंशिकता और विभिन्नता। अब देखो कि विभिन्नता क्या होती है कि जब कोई भी जनक संतति उत्पन्न करता है, मतलब जीव क्या करते हैं, अपनी संतति को बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया करते हैं। जनन से क्या होता है कि उनकी जीवों की उत्तरजीविता, मतलब जैसे मनुष्य है तो मनुष्य की संतति बनी रहे, इसलिए मनुष्य जीव उत्पन्न कर रहा है। इसी प्रकार से और जीव है, सूक्ष्म जीव हुआ, कोई बड़ा जीव हुआ, वो अपनी संतति को बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया करते हैं और जनन की क्रिया में अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लक्षण तो वो आ जाते हैं जनकों वाले, लेकिन कुछ लक्षण उसमें नए उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो क्या आ गई? विभिन्नताएं। और लक्षणों की आनुवंशिकता, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण हो ही रहा है। उन दोनों का अध्ययन कहां किया जाएगा? इस जेनेटिक्स के अंदर विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स कहलाती है। आप एक इसमें जोड़ दें, जेनेटिक्स, और हिंदी में आनुवंशिकी। कहलाती है, वो है आनुवंशिकी। तो परिभाषा लिख लें आप।
ये इसकी परिभाषा हुई। अब अगला है, हम देखते हैं कि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। भाई हमने आनुवंशिकता तो पढ़ रहे हैं, यहां पर आनुवंशिकता और आनुवंशिकी हमने पढ़ी, लेकिन आनुवंशिक लक्षण क्या है तो देखिए, आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण ऐसे लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार चलते हुए रहते हैं। कैसे, क्या लिखेंगे हम, ऐसे लक्षण जिनका संचरण पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। क्या होगा ये लक्षण, एक पीढ़ी जनक, उसकी संतति में, फिर आगे उसकी संतति में, इनका संचरण होता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ये हो गए हमारे आनुवंशिक लक्षण। इसको भी लिख लें आप, 2 लाइनें हैं। अगला एक शब्द आता है वंशागति। देखिए वंशागति किसे कहते हैं, वे लक्षण जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण हो रहा है वो तो कहलाता है आनुवंशिक लक्षण। अब वंशागति क्या है कि जो आनुवंशिक लक्षण है, जो विशेष लक्षण है किसी जीव के, उन लक्षणों का जनकों से संतति में संचरण तो क्या रहेगा, वंशागति। आनुवंशिक लक्षणों का जनकों से संतति में संचरण वंशागति कहलाता है। देखिए जो आनुवंशिक लक्षण है, इन आनुवंशिक लक्षणों का जनक क्या होते हैं, जनक किसे कहते हैं, कोई उदाहरण ले लेते, हमारा उदाहरण ले लेते, तो हमारे जो माता पिता हैं वो क्या है, हमारे जनक, और उनके बच्चे जैसे हम क्या हो गए, संतति। फिर आगे हमारी संतति आएगी तो हम जनक हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, संतति। तो जो नई पीढ़ी को उत्पन्न करते हैं वो जनक, और जो नई पीढ़ी बनी है वो नई पीढ़ी क्या है, संतति। तो ये है संतति, संतान। तो आनुवंशिक लक्षणों का जनकों से संतति में संचरण वंशागति कहलाता है। और ये जो शब्द था वंशागति, ये दिया गया स्पेंसर द्वारा। और एक लाइन लिख लेंगे हम, वंशागति शब्द स्पेंसर द्वारा दिया गया।
शब्दों का मीनिंग हो गया, परिभाषा होगी आनुवंशिकी की परिभाषा, आनुवंशिक लक्षण और वंशागति। और वंशागति शब्द किसके द्वारा दिया गया और आनुवंशिक शब्द किसके द्वारा दिया गया। इसके बाद देखिए आगे हम आते हैं कि जीवों में अब जब लक्षणों की वंशागति हो रही है, इसका मतलब सारे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाने चाहिए। मान लो किसी के माता पिता की हाइट ज्यादा है तो बच्चे की हाइट ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। वो परिवर्तन क्यों आते हैं? उन परिवर्तनों का कारण है कि जो कोशिका विभाजन होता है, देखिए हमारे जीवों के शरीर की कोशिकाओं में एक क्रिया होती है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के द्वारा क्या होता है कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं उन पुरानी कोशिकाओं से के विभाजन से पुरानी कोशिकाओं का विभाजन होगा, पुरानी कोशिकाएं टूटेंगी, उनके टूटने से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो कोशिका विभाजन हो गया। यही कोशिका विभाजन जनन कोशिकाओं में भी होता है, वहां भी कोशिका विभाजन होगा। तो कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, आप पढ़ के आए 9th क्लास में। एक तो होता है समसूत्री कोशिका विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है कि कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, इसकी संख्या कैसी बनी रहती है? समान। इसमें तो समान होता है, जैसे 2n कोशिका है कोई और इससे विभाजन 2 कोशिकाएं बनी तो वो भी कैसी होंगी? 2n ही होंगी। मतलब कोशिका द्विगुणित है, द्विगुणित कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बन रही हैं, लेकिन वो दोनों कोशिकाएं भी कैसी हैं? द्विगुणित। लेकिन अर्धसूत्री में क्या होता है कि जो 2n कोशिका है, इस 2n कोशिका से n कोशिकाएं का निर्माण होता है इस तरह से। तो यहां से जो कोशिका बन रही है उसमें देखिए आप गुणसूत्र संख्या कैसी रहेगी? 2n थी और 2n से कैसी कोशिका बनी? n, 4 कोशिका है, n कोशिका का निर्माण हो रहा है। यहां पर द्विगुणित है और यहां पर अगुणित कोशिकाएं हो रही हैं। अब हम देखें कि विभिन्नताएं उत्पन्न कैसे होती हैं। तो देखो विभिन्नताओं में क्या होता है, जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की एक अवस्था होती है प्रोफेज फर्स्ट। उस अवस्था में गुणसूत्रों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, जिसे बोलते हैं हम जीन विनिमय। जीन विनिमय। इस जीन विनिमय के कारण जीनों का विनिमय होता है एक से दूसरे पर। तो उस जीन विनिमय के कारण क्या होता है? यहां पर विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। जो जीवों में विभिन्नताएं होती हैं वो किसके कारण होती हैं? जीन विनिमय के कारण। तो आप विभिन्नता का कारण हम लिख लें, सजीवों में लैंगिक जनन में जीन विनिमय के कारण जीन विनिमय, कोशिका विभाजन की अवस्था है एक जीन विनिमय। उस जीन विनिमय के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जनन लैंगिक जनन रहेगा और ये जीन विनिमय कहां होता है? जीन विनिमय अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में होता है। जनन लैंगिक रहेगा, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। साउथ में लिख देता हूं लैंगिक जनन, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा आप। तो सजीवों में जीन विनिमय के कारण विभिन्नता उत्पन्न होती है और जीन विनिमय अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में पाया जाता है।
तो ये आ गया विभिन्नता उत्पन्न होने का कारण कि जीवों में विभिन्नता उत्पन्न क्यों होती है। ये तो इसका हमने क्या पढ़ा, प्रारंभिक परिचय हो गया। अब इस प्रारंभिक परिचय के बाद अब हम देखेंगे कि जो आनुवंशिकी है, आनुवंशिकी सिद्धांत क्या है, सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए, ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने इसके ऊपर सर्वप्रथम काम किया। तो वो वैज्ञानिक थे मेंडल साहब, ग्रिगर जोहान मेंडल। इन्होंने क्या किया, बहुत दिन पहले 1865 में ही इसके सिद्धांतों का प्रतिपादन कर दिया। उन्होंने कुछ प्रयोग किए और उस प्रयोगों के आधार पर इन्होंने आनुवंशिकी के सिद्धांत दिए कि जीवों में विभिन्नता कैसे उत्पन्न हो रही है, लक्षणों का स्थानांतरण किसके द्वारा हो रहा है, अगर हम उन लक्षणों का अध्ययन करें तो उससे जीनोटाइप क्या रहेंगे, फिनोटाइप क्या रहेंगे, ये सारी चीजों का अध्ययन किसने किया, मेंडल ने। इसीलिए आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को। तो आनुवंशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, कौन हो जाएंगे, मेंडल। देखिए अगली लाइन आप लिखें, आनुवंशिकी के जनक ग्रिगर जोहान मेंडल। ग्रिगर जोहान मेंडल। क्यों इन्हें आनुवंशिकी के जनक क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या कारण है कि मेंडल साहब जो हैं उनको हम आनुवंशिकी के जनक कहते हैं? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम आनुवंशिकी के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, प्रयोग करे इन्होंने, और उन प्रयोगों के आधार पर। तो इसके बारे में हम और जानकारी करेंगे। अभी मेंडल साहब का पूरा परिचय पढ़ेंगे, इनकी पूरी परिचय के बाद इनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, लेकिन थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद। फिर स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले हम मेंडल साहब के बारे में जानकारी ले रहे थे। तो मेंडल साहब ने क्या किया, इन्होंने सर्वप्रथम आनुवंशिकी के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, इसलिए इन्हें कहा जाता है आनुवंशिकी का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स। परिचय देख लेते हैं।
मेंडल का परिचय। ये प्रश्न आ जाता है कई बार और कंपटीशन में भी आता है कि मेंडल का जन्म कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ, इनका पूरा नाम तो आप मैंने पहले लिख दिया, तो पूरा नाम तो कोई ज्यादा पूछते नहीं है, लेकिन इनका जन्म स्थान पूछ लेते हैं, इन्होंने कहाँ काम किया वो भी पूछ लिया जाता है, इनका जन्म ईयर भी पूछा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं इनके जन्म, इनका पूरा नाम। तो मैंने पूरा नाम लिख दिया है, आपको याद भी हो गया होगा, ग्रेगर जोहन। जॉन लिखा हुआ आपकी बुक में इसलिए लिख रहा हूं मैं, बाकी इंग्लिश में लिखा हुआ JOHN, जॉन, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये इनका पूरा नाम लिखते जाएं आप साथ साथ। पूरा नाम के बाद जन्म, इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को। दोनों ही 22 है तो आपको आराम से याद हो जाएगा। जन्म हुआ 22 जुलाई 1822 को। जन्म स्थान मेंडल साहब का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया प्रांत में हुआ था। ऑस्ट्रिया प्रांत के ऑस्ट्रिया के हेंजेंडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में, पूरा लिख देता हूं मैं, ऑस्ट्रिया के हेंजेंडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव। ये हो गया इनका जन्म स्थान, ऑस्ट्रिया के हेंजेंडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में। हो गया। ये ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के चर्च में पादरी का काम किया इन्होंने। पादरी मतलब पुजारी, चर्च के क्या थे ये, पुजारी थे। हमारे हिंदुओं में उसको पुजारी कहते हैं और ईसाइयों में उसे पादरी कहा जाता है। कि ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के चर्च में पादरी थे, थी नहीं, थे, पुरुष थे। इन्होंने अपने जो प्रयोग किए इन्होंने उद्यान मटर पर, उद्यान मटर पाइजम सेटाइवम, उस पर इन्होंने अपने प्रयोग किए। अगली लाइन आप लिखें, इन्होंने प्रयोग उद्यान मटर, इसका बॉटनिकल नाम है पाइजम सेटाइवम। उद्यान मटर या मटर, इन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए। वनस्पति का नाम है पाइजम सेटाइवम। ये नाम आपको याद रखना है।
हो गया। आगे देखिए, इन्होंने जो प्रयोग किए उन प्रयोगों का प्रकाशन, इनके प्रयोगों का प्रकाशन एक पत्रिका थी ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की, एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी की पत्रिका में इनके क्या हुआ, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इनके प्रयोगों का प्रकाशन, नीचे लिखता हूं, लंबा नाम है, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में, देखो ये तो पत्रिका का नाम हो गया, और उसमें हुए ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में छपे इनके पादप संकरण पर प्रयोग में, पादप संकरण पर प्रयोग नाम से 1866 में, 65 में दिए, 1800 अगले साल छप गए। (1866) में हुआ। तो ये लाइन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इनके जो प्रयोग थे वो प्रयोग किस में छपे और कब छपे, किस नाम से छपे, 3 चीजें हैं यहां पर, ये भी आप लिख लें। अगली बात है, इनके प्रयोगों को, जो भी प्रयोग किए उनके परिणाम जो आए को मेंडलवाद के नाम से जाना गया, मेंडलिज्म। मेंडलवाद के नाम से जाना गया। तो ये मेंडल साहब की बात थी। मेंडल ने अपने प्रयोगों का अपना अध्ययन करे 1865 में, और अगले साल ही उन्होंने 1865 में उन्होंने दे दिए थे ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को, अपने पूरी पत्रिका बढ़िया छब्बा छब्बू को ढंग से अच्छे तरीके से दे दी, साहब के मेरे प्रयोग हैं और इन प्रयोगों का आप प्रकाशन अपनी पत्रिका में कीजिए। ऐसे तो किस किस के पास लेके जाएगा वो, तो उन्होंने एक पूरा अपने प्रयोगों को पूरा लिख के और पत्रिका में पेश कर दिया कि इनको आप प्रकाशित कीजिए। इन्होंने क्या किया, सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री वालों ने 1866 में उन्होंने अपनी पत्रिका में इसको छाप दिया, और उसका शीर्षक था पादप संकरण पर प्रयोग। अब क्या होता है, उस टाइम अलग अलग महान वैज्ञानिकों की थ्योरियां चल रही थी, न्यूटन, डार्विन, उनकी थ्योरी चल रही थी बहुत बढ़िया बढ़िया, कि जीवन की उत्पत्ति कैसी है और परिवर्तन कैसे हो रहे हैं। तो इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि इनके प्रयोग बहुत सही थे, इन्होंने अपने प्रयोगों में सांख्यिकी का अच्छा खासा प्रयोग किया, बहुत बढ़िया प्रयोग इन्होंने सांख्यिकी का किया, जिसके कारण क्या हुआ कि इनके प्रयोगों को ऐसे भी कहा जा सकता है कि उस टाइम लोगों का इनके प्रयोगों की तरफ ध्यान न दिए जाने के कारण वो इनको पूरी तरह से समझ नहीं पाए, और नहीं समझने के कारण 1866 से लेके और 1900 तक इनके प्रयोग इसी पत्रिका में दबके रह गए। आगे 35 सालों तक, लगभग 35 साल हो गई, 65 से लेके यहां तक 35 सालों तक किसी का ध्यान नहीं गया कि कोई मेंडल भी आए थे और उन्होंने कोई बढ़िया प्रयोग करे। बढ़िया प्रयोग करने के बाद यहां पर उनके बारे में किसी को कोई खास पता
नहीं चला, और 1884 में इनकी डेथ भी हो गई। 1884 में मेंडल साहब की डेथ हो गई। 1865 में प्रयोग करे, 66 में छपे, और 1884 तक इनको कोई श्रेय नहीं मिला, तब तक इनकी डेथ भी हो गई। मतलब जीते जी इनको कोई श्रेय नहीं मिला। इतना बड़ा काम करके गए, लेकिन फिर भी कोई श्रेय नहीं मिला। लेकिन 1900 में क्या हुआ, सन 1900 में एक घटना दोबारा हुई। 3 वैज्ञानिक थे, तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग करे, अलग अलग स्थानों पर। एक ऑस्ट्रिया के थे, एक हॉलैंड के थे, और उन्होंने अलग अलग प्रयोग करे। अलग अलग प्रयोग करने के बाद जब उन्होंने निष्कर्ष निकाले, निष्कर्ष निकालने के बाद उन निष्कर्षों को जब उन्होंने देखा, पढ़ा, तो जब कोई प्रयोग करते हैं तो उसकी हिस्ट्री भी पहले खोजी जाती है कि क्या ये प्रयोग पहले कहीं हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो किन किन बिंदुओं पर हुआ है, हमें इन बिंदुओं के अलावा काम करना है। तो मेंडल के बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने पहले से पढ़ा हुआ था तीनों ने। जब उन्होंने निष्कर्ष निकाले और उन निष्कर्षों को मेंडल के निष्कर्षों से मिलाया, तो बिल्कुल समान निकले वो, उनके निष्कर्ष और मेंडल के निष्कर्ष कैसे निकले, समान। तो उनको जब वो दोनों समान निकले तो उन्होंने सोचा कि जो हम खोज अब कर रहे हैं ये तो 35 साल पहले हो गई थी, वो मेंडल 35 साल पहले करके चले गए। तो इन्होंने क्या किया, उसको नाम मेंडलवाद के नाम से ही दिया। इन्होंने अपना नाम उसमें नहीं जोड़ा। तीनों वैज्ञानिकों ने इन्होंने मेंडल साहब को सम्मान देने के लिए उनके नाम से, तो इसको बोलते हैं मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। देखिए आदमी कितनी बड़ी खोज करके गया और जीते जी कोई श्रेय नहीं मिला। मेंडल के नियमों की पुनर्खोज के नाम से जाना जाता है। नाम मेंडल का दिया गया था क्योंकि वो इतने महान वैज्ञानिक थे, किसी का ध्यान ही तो नहीं गया। बस देखिए सन 1900 में 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने, 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने पृथक पृथक अध्ययन करे। पृथक पृथक अध्ययन करके मेंडल के नियमों की दोबारा खोज की। उन्होंने क्या किया, मेंडल के नियमों की दोबारा खोज की। वैज्ञानिक कौन थे, पहला था ह्यूगो डी व्रीज, ये थे हॉलैंड के, ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड। ये कहां के थे, हॉलैंड निवासी। अगले थे कार्ल कोरेंस, ये थे जर्मनी के। कौन थे, कार्ल कोरेंस जर्मनी के। और अगले थे इरिक बॉन शेनमांक, ये थे ऑस्ट्रिया के। आपको तीनों वैज्ञानिकों का नाम भी याद रखना है कि मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किन्होंने की। सन 1900 में की गई। इन्होंने अलग अलग स्थान पर, देखो इन्होंने हॉलैंड में प्रयोग किए, इन्होंने जर्मनी में किए और इन्होंने ऑस्ट्रिया में किए। अलग अलग स्थानों पर प्रयोग किए, अलग अलग प्रयोग किए, और लेकिन परिणाम तीनों के एक जैसे आए। और परिणाम आए भी कैसे, जैसे मेंडल साहब पहले ही कर गए थे। तो ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड के थे, कार्ल कोरेंस जर्मनी के, और इरिक बॉन शेनमांक ऑस्ट्रिया के। तो आप इसको लिए नोट कर लें।
ये नोट कर लिया आपने। देखिए, जब मेंडल साहब ने प्रयोग नहीं करे, उससे पहले भी जीवों में विभिन्नता कैसे उत्पन्न होती है, जीवों की उत्पत्ति के साथ साथ उसके बारे में बहुत सारे अध्ययन चल रहे थे। बहुत सारे अध्ययन पहले भी चल रहे थे और आगे भी चलते रहे, लेकिन मेंडल साहब सफल रहे। मेंडल सफल रहे क्योंकि जब मेंडल के जो नियम थे, उन नियमों की दोबारा जब खोज हुई तो वही सिद्धांत निकले जो वो 35 साल पहले दे गए, इनसे 35 साल पहले दे दिए उन्होंने। तो मेंडल ने ऐसा क्या किया कि वो सफल रहे? उन्होंने कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से मेंडल को सफल माना गया। तो उसके कुछ कारण इन्होंने खोजे कि मेंडल सफल क्यों रहे। तो मेंडल की सफलता के कारण क्या थे? पहला तो क्या था कि उन्होंने एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन किया। मटर के पौधे पर उन्होंने अध्ययन किए और एक बार में एक ही लक्षण से मटर के पौधे में उन्होंने कुल 7 लक्षणों का अध्ययन किया। उन 7 में से एक बार में एक लक्षण लिया पहले। जैसे सबसे पहले उन्होंने मान लो लंबापन ले लिया, तो सिर्फ लंबेपन का अध्ययन किया कि इसका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण कैसे हो रहा है। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात क्या थी कि उनके जो प्रयोग थे, उनके प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों का उन्होंने विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण अच्छी तरह से किया। गणित का भरपूर उपयोग किया, सांख्यिकी का उन्होंने अच्छी तरह से उपयोग किया, जिससे उनके निष्कर्ष बहुत अच्छे तरीके से निकले। और तीसरा क्या था कि उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। उसकी मटर के पौधे की कई विशेषताएं थी जो इनको फायदेमंद रहा। तो इसका अध्ययन हम कब करेंगे? अगली क्लास में करेंगे कि वो क्यों सफल हुए। तब तक के लिए नमस्कार।